आज हम भावनाओं की दुनिया में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हम सबके जीवन को तय करता है। और आज की हमारी चर्चा थिबो मोरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस पर आधारित है। तो एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं जो किताब भी पूछती है, क्या हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए बना है? और इसका जवाब, जो सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। दिमाग का जो मुख्य काम है वो है हमें जिंदा रखना। खुशी उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, वो बस एक बोनस है। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। हाँ, और ये एक ऐसी बुनियादी गलतफहमी है जिसके साथ हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं कि खुश रहना ही हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि खुशी हमारी नेचुरल स्टेट है, और जब हम खुश नहीं होते तो लगता है कुछ गड़बड़ है। पर असल में हमारे दिमाग की बनावट ही सर्वाइवल के लिए हुई है, और सर्वाइवल का मतलब है खतरों पर ध्यान देना, जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं ना। एग्जैक्टली वही। ये एक तरह का मेंटल सॉफ्टवेयर है जो पॉजिटिव चीजों के मुकाबले नेगेटिव चीजों को कहीं ज्यादा तवज्जो देता है। अच्छा। मतलब एक आलोचना 100 तारीफों पर भारी पड़ सकती है। यह हमारे पूर्वजों से मिली एक विरासत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट थोड़ा ड्रामा की तरफ झुका हुआ है। किताब में एक लेखक का उदाहरण है जिसे 50 5 स्टार रिव्यू मिले। हाँ। लेकिन उसका पूरा ध्यान उस एक 1 स्टार रिव्यू पर अटका हुआ था। ये हम सबके साथ होता है। पर किताब कहती है कि ये सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं है, इसमें हमारे अहंकार यानी ईगो का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, अहंकार का। तो ये अहंकार क्या है? क्या ये सिर्फ घमंड है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, घमंड अहंकार का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अहंकार उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। किताब के अनुसार अहंकार हमारी वो कहानी है जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं। हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। हाँ, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस राजनीतिक पार्टी को मानता हूँ, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी मुश्किल है। अहंकार इन सभी लेबल से अपनी पहचान बनाता है और फिर उसकी रक्षा करने में लग जाता है। इसीलिए जब कोई हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाता है तो हमें पर्सनल अटैक जैसा महसूस होता है। बिल्कुल। वो हमला हमारे विचार पर नहीं, हमारे अहंकार की बनाई उस पहचान पर होता है। अच्छा। और इसकी कुछ और आदतें भी हैं। ये हमेशा तुलना करता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, और इससे हमेशा सही साबित होना होता है। किताब में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई। आप दुखी नहीं हैं, आप उदासी का अनुभव कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है। ये छोटा सा बदलाव सुनने में मामूली लगता है, पर मुझे लगा कि ये तो पूरा गेम ही बदल सकता है। बिल्कुल। और वो जो स्पेस है ना, मैं और मेरी भावना के बीच, हाँ, सारी शक्ति उसी स्पेस में है। ये मानने जैसा है कि मौसम खराब है, ये नहीं कि मैं खुद ही खराब मौसम हूँ। सही बात है। भावनाएं तो मेहमान हैं, आती जाती रहती हैं। हम्म। और ये समझना भी जरूरी है कि नेगेटिव भावनाएं दुश्मन नहीं है, वो फिजिकल पेन की तरह हैं। एक सिग्नल की तरह। हाँ, एक सिग्नल, एक मैसेंजर जो बता रहा है कि हमारी सोच में या हमारे जीवन में किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ झुकता है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या किताब में कुछ ऐसे ठोस तरीके भी बताए गए हैं जिनसे हम इस डिफॉल्ट सेटिंग को हैक कर सकते हैं? हाँ, और यहीं से चीजें बहुत प्रैक्टिकल हो जाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मन शरीर को कंट्रोल करता है। हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है। पर ये 2 वे स्ट्रीट है। शरीर भी मन को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, वो कैसे? तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक एमी कडी की एक बहुत मशहूर स्टडी है। उन्होंने पाया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई पावर पोज में खड़े होने से, जैसे वो वंडर वुमन वाला पोज। हाँ बिल्कुल, या सुपरमैन की तरह सीना चौड़ा करके, ऐसा करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, जो कि कॉन्फिडेंस से जुड़ा हार्मोन है, वो 25% तक बढ़ गया 2 मिनट में। ये तो कमाल है। और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन 10% तक कम हो गया। तो मतलब किसी जरूरी मीटिंग या इंटरव्यू से पहले इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये फेक इट टिल यू मेक इट का जीता जागता वैज्ञानिक सबूत है। आपकी बॉडी आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है कि सब कंट्रोल में है, और आपका दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। नींद का भी जिक्र है किताब में। हाँ, नींद तो बहुत बड़ा फैक्टर है। नींद की कमी हमें सिर्फ चिड़चिड़ा नहीं बनाती, वो हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर अमिगडाला को हाइपर एक्टिव कर देती है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। और हमारे शब्द, उनका कितना असर होता है? शब्दों में तो बहुत ताकत है। मैं कोशिश करूंगा और मैं करूंगा में जमीन आसमान का फर्क है। एक में शक है, दूसरे में निश्चय। बिल्कुल। इसी तरह पॉजिटिव अफर्मेशंस का जिक्र है। हाँ, लेकिन इस पर मुझे एक सवाल आता है।
क्या ये सिर्फ खुद को दिलासा देने जैसा नहीं है? बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, दोहराने से कुछ नहीं होता। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, सिर्फ मैकेनिकली दोहराने से शायद ज्यादा फायदा ना हो। इसकी असली पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में है। अच्छा। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है ना? आप उसमें लगातार शक और नेगेटिविटी के बीज बोएंगे तो वही उगेगा। अफर्मेशंस जानबूझकर पॉजिटिव बीज बोने जैसा है। बार बार दोहराने से वो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, जो धीरे धीरे आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो अब उस प्रोसेस पर आते हैं जिससे कोई भावना बनती है और हम उसे कैसे बदल सकते हैं। लेखक एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला देते हैं। हाँ, और ये इस किताब का कोर आइडिया कहा जा सकता है। फॉर्मूला है व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन प्लस पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन प्लस दोहराव रिपीटिशन, और इन तीनों से मिलकर बनती है एक मजबूत भावना। बिल्कुल। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई गलत तरीके से कट मारता है। ये एक घटना है। ठीक है। पहला स्टेप व्याख्या, उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। दूसरा पहचान, मैं वो इंसान नहीं हूं जिसकी कोई डिसरिस्पेक्ट करे, मुझे गुस्सा आ रहा है। और तीसरा दोहराव, आप उस सीन को दिमाग में बार बार चलाते हैं। और नतीजा ये कि एक छोटी सी घटना आपका पूरा दिन खराब कर सकती है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस चेन को कहीं से भी तोड़ दें तो भावना की पकड़ कमजोर हो जाएगी, और यहीं पर लेटिंग गो यानी जाने देने का कंसेप्ट आता है। हाँ। किताब में द सेडोना मेथड का जिक्र है, जो सुनने में बहुत आसान लगता है। क्या सिर्फ खुद से कुछ सवाल पूछना वाकई काम करता है? इसकी साइकोलॉजी बहुत गहरी है। जब आप खुद से पूछते हैं क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं, तो आप अपने आप को एक विकल्प देते हैं। आप उस भावना से चिपके रहने की मजबूरी को तोड़ते हैं। अच्छा। फिर पूछते हैं क्या मैं इसे जाने दूंगा, और फिर कब? और जवाब है अभी। हाँ, ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप पर हमला करता है। आप कहते हैं ये गुस्सा एक अनुभव है, ये मैं नहीं हूं। लेटिंग गो के अलावा किताब में दिमाग को पॉजिटिव इमोशंस के लिए ट्रेन करने पर भी काफी जोर है। बिल्कुल, जैसे ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास। ग्रैटिट्यूड उस नेगेटिविटी बायस का सीधा तोड़ है। हमारा दिमाग नेचुरली ये देखने के लिए वायर्ड है कि क्या गलत है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस उसे जबरदस्ती वो देखने के लिए ट्रेन करती है जो सही है, जो हमारे पास है। हर सुबह 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं। हाँ, ये धीरे धीरे आपके दिमाग का फोकस बदल देता है। इसी तरह मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल भी है। हाँ, वो तो बहुत पावरफुल है। जब भी मन में कोई अच्छा काम करने का विचार आए, 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन लो। बिल्कुल, 5 4 3 2 1 और गो। इससे पहले कि आपका दिमाग आपको 1000 बहाने बनाकर रोक दे। अब कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं। एक भावना जो शायद हम सब ने महसूस की है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये तो बहुत आम है। और मुझे सबसे दिलचस्प ये लगा कि मेरिल स्ट्रीप और जोडी फॉस्टर जैसी कामयाब एक्ट्रेसेस ने भी ऑस्कर जीतने के बाद ऐसा महसूस करने की बात कही है। हाँ, ये दिखाता है कि इसका बाहरी सफलता से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक अंदरूनी कहानी है। तो इससे कैसे निपटा जाए? किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देती है, एक विन लॉग बनाने का। विन लॉग? हाँ, एक डायरी जिसमें आप हर दिन अपनी छोटी बड़ी सफलताएं लिखते हैं। आज मैं समय पर उठा, मैंने एक मुश्किल बातचीत को अच्छी से हैंडल किया। ये उस कहानी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने जैसा है जो कहती है तो किसी लायक नहीं हो। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ी समस्या है टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। किताब का तर्क है कि ये आलस नहीं बल्कि एक इमोशनल इशू है। एग्जैक्टली। हम काम को नहीं टालते, हम उस काम से जुड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग को टालते हैं। असफलता का डर या बोरियत का डर। हाँ, और इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस काम को इतना छोटा बना देना कि उसे ना करना बेवकूफ़ी लगे। 1 घंटे जिम जाने के बजाय सिर्फ जिम के कपड़े पहनने का लक्ष्य बनाना। हाँ, या 20 पेज पढ़ने के बजाय सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने का। इसे 2 मिनट रूल भी कहते हैं। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी लड़ाई तो शुरू करने की ही होती है। तो आज की इस पूरी पड़ताल से ये साफ है कि भावनाएं कंट्रोल से बाहर की कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे मेहमान हैं जो आते जाते रहते हैं, वो हम नहीं हैं। सही कहा।
और हमारे पास अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों और सबसे बढ़कर किसी भी घटना को हम क्या मीनिंग देते हैं उसे बदलकर उन्हें इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है। बिल्कुल। और ये भी कि नेगेटिव भावनाएं दुश्मन नहीं है। हाँ, वो तो मैसेंजर्स हैं। जो हमें बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। सही बात है। इस पूरे चर्चा को समेटने के लिए किताब का एक विचार काफी है। जिस चीज पर आप ध्यान नहीं देते वो आपके लिए मौजूद नहीं होती। ये बहुत गहरा है। एक समस्या केवल तब तक एक समस्या है जब तक आप उसे अपना अटेंशन दे रहे हैं। जैसे ही ध्यान हटाया उसकी शक्ति खत्म। हाँ, तो इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक छोटा सा चैलेंज छोड़ते हैं। इस हफ्ते अपनी किसी एक सबसे बड़ी समस्या को पहचानें और फिर जानबूझकर ये फैसला करें कि आप उसे अपना ध्यान नहीं देंगे और बस देखें कि क्या होता है। हो सकता है वो समस्या उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी हमने उसे अपना ध्यान देके बना रखा है।